तो देखो बेटे, पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया डेडलॉक अवॉइडेंस की। अब डेडलॉक अवॉइडेंस की जो हम बात कर रहे हैं बेटा, तो डेडलॉक अवॉइडेंस में हमने देखा कि डेडलॉक अवॉइडेंस में आपके पास क्या क्या था। सेफ्टी स्टेट की हमने बात कर ली, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की बात कर ली। आज की क्लास में बात करेंगे बेटा बैंकर्स एल्गोरिथम की। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? बैंकर्स एल्गोरिथम की बात करने वाले हैं। अब बच्चे देखो होता क्या है, ये जो बैंकर्स एल्गोरिथम है मैंने आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में ऑलरेडी बताया हुआ है। जब हमने सबसे पहली बार रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ा था, और याद करो सिंगल इंस्टांस और मल्टीपल इंस्टांस की हमने जो बात की थी, सिंगल इंस्टांस की बात की थी और मल्टीपल इंस्टांस की हमने जो बात की थी, उन दोनों के टर्म में मैंने बैंकर्स एल्गोरिथम से डेडलॉक को डिटेक्ट करने की वो बताई थी कि डेडलॉक कैसे डिटेक्ट होगा, अपन क्या कहते हैं उसके थ्रू निकाल सकते थे। रिसोर्स रिक्वेस्ट वाला जो हम बनाते थे टेबल, उस रिसोर्स रिक्वेस्ट के टेबल से हम कैलकुलेट करते थे कि चलो हमारी रिसोर्स रिक्वेस्ट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, वो एक्चुअली में बैंकर्स एल्गोरिथम ही था। आज उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ। ठीक है, तो देखो जो बैंकर्स एल्गोरिथम है उसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज को आप प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो भी प्रोसेस होगा उसको कितने मैक्सिमम रिसोर्सेज की जरूरत है बताना पड़ेगा, लेकिन ईच प्रोसेस मस्ट अ प्रायरी क्लेम ए मैक्सिमम यूज। मतलब अगर कोई प्रोसेस P1 आता है तो उसको कोई रिसोर्स R1 है, कोई रिसोर्स R2 है मान लो, क्योंकि मल्टीपल रिसोर्सेस हैं और हर रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टांसेस है। ध्यान रखना, मैंने एक पहले बताया था सेफ्टी स्टेट, उसमें एक ही टाइप का रिसोर्स होता था, उसके इंस्टांसेस आपके हो सकते हैं लेकिन रिसोर्स एक टाइप का होता था। फिर हमने रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम देखा, फिर अभी भी जो मैं बात कर रहा हूं बैंकर्स एल्गोरिथम, यहां पर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेस होते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेस के मल्टीपल इंस्टांसेस होते हैं। और जैसे P1 आता है तो P1 बताएगा कि मुझे जो R1 रिसोर्स है वो मैक्सिमम 10 चाहिए, मतलब 10, मैक्सिमम 10 ही चाहिए मुझे। ठीक है, तो पहले से मुझे पता चल गया कि चलो भाई ठीक है, इस P1 जो प्रोसेस है इसको 10 रिसोर्सेस चाहिए। ठीक है, और सपोज दैट अगर इसको 3 रिसोर्स पहले से एलोकेटेड हैं, ठीक है, तो 10 - 3 7 नीडेड है। फिर कितने नीडेड है? केवल इसको 7 नीडेड है। तो ध्यान रखना बैंकर्स एल्गोरिथम में मुझे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर प्रोसेस को ये चीज क्लियर करना पड़ेगा कि उसको मैक्सिमम रिसोर्स कितना देना है, कितना मैक्सिमम रिसोर्स देना है। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स इट मे हैव टू वेट। जब कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स की, ठीक है, व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स इट मे हैव टू वेट, उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और व्हेन अ प्रोसेस गेट्स ऑल इट्स रिसोर्सेज, अगर कोई प्रोसेस अपने सारे के सारे रिसोर्स एक्वायर कर लेता है तो उसको एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में रिटर्न करना पड़ेगा। इट मस्ट रिटर्न देम इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। इट मींस ऐसा नहीं है कि वो प्रोसेस एक्वायर सम रिसोर्सेस, ठीक है, तो बैठा रहे। अगर उसको सारे के सारे रिसोर्स मिल गए, अगर उसकी जितनी रिक्वायरमेंट थी इट इज फुलफिल्ड, देन इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, उसको एग्जीक्यूट होना पड़ेगा, बिकॉज in a finite amount of time it must return the resources to the system, जैसे कि दूसरे उसको अवेल कर पाए। ऐसा नहीं है कि अगर एक को रिसोर्स पूरे के पूरे रिक्वायर्ड रिसोर्स मिल गए तो भी वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये पॉइंट्स क्लियर हैं? यस और नो बोले बच्चे? यस सर। ठीक है बेटा, गुड। अब बात करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर की टर्मिनोलॉजी समझते हैं, वेरिएबल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा, यहां होते हैं प्रोसेसेस जिसको हम n से डिनोट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस को हम n बोलेंगे और नंबर ऑफ रिसोर्सेज को हम m बोलेंगे। ठीक है, यहां देखो टर्मिनोलॉजीज जो है मैं उनको आपको पहले क्लियर करता हूं। अवेलेबल, मैक्स, एलोकेशन, नीड, एक एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सपोज दैट एक R1 रिसोर्स है, ठीक है, जो जिसके इंस्टांसेस 10 है, समझते चलना। एक R1 रिसोर्स है जिसके इंस्टांसेस 10 है, ठीक है। एक R2 रिसोर्स है जिसके इंस्टांसेस 5 है। एक R3 रिसोर्स है, ठीक है, जिसके इंस्टांसेस 3 है। ठीक है, तो टोटल देखो सिस्टम में रिसोर्सेस कितने हैं? 10 + 5 15 + 3 18। ठीक है, अगर मैं अवेलेबल की बात करूं तो आपको इसमें से क्या देख के लग रहा है, क्या अवेलेबिलिटी है, कितने रिसोर्स अवेलेबल है? कोई भी बताओ कितने रिसोर्स अवेलेबल है, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? R1 के 10 इंस्टांसेस, R2 के 5 इंस्टांसेस, R3 के 3 इंस्टांसेस और टोटल 18 इंस्टांसेस। दिस इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। इज दैट क्लियर और नॉट? बोलिए बच्चे, क्लियर है या नहीं है? बोलते चलना एक एक पॉइंट पे। यस सर।
ठीक है, अब आप बात करें, अगर मान लो P1 है, ठीक है, P2 प्रोसेस है और P3 प्रोसेस है, ठीक है। P1 बोलता है मुझे R1 के 5 चाहिए, R2 के 2 चाहिए और R3 के 1 चाहिए। समझना मेरी बात को। P1 बोलता है मुझे R1 के 5 चाहिए, R2 के 2 चाहिए और R3 के 1 चाहिए। ठीक है, समझो, ठीक है। और P1 के पास R1 के 2 हैं, R2 के 1 हैं और R3 का कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। फिर समझना, फिर से मैं बता रहा हूं। P1 बोलता है कि मुझे प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए R1 के 5 इंस्टांसेस चाहिए, R2 के 2 इंस्टांसेस चाहिए, R3 के 1 इंस्टांसेस चाहिए। अब इसको एलोकेटेड कितना है समझना, एलोकेटेड कितना है, पूरा इसी एग्जांपल से मैं समझा दूंगा। एलोकेटेड कितना है देखो, इसको एलोकेटेड है 2, R1 के 2 रिसोर्सेस एलोकेटेड है, R2 के 1 रिसोर्स एलोकेटेड है और R3 का 0 रिसोर्स एलोकेटेड है। समझते चलो, R3 का 0 रिसोर्स एलोकेटेड है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं, इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं तो नीड कितने की है, देखो समझते चलो, नीड कितने की है समझते चलो। अगर R1 के 2 एलोकेटेड हैं लेकिन चाहिए 5, तो नीड कितने और की बच गई, 5 - 2, 3 की नीड है R1 की। समझते चलो, ठीक है। तो R1 तो 3 चाहिए, ठीक है। R2 कितना, मीडियम खेल रहा। हेलो, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? मीडियम ही खेल रहा। अब देखो, अगर हम बात करें R2 की बात करें, ठीक है, अगर R2 की बात करें तो R2 को देखो, R2 को चाहिए 2, देखो यहां R2 को चाहिए 2, एलोकेटेड 1 है, तो कितना और चाहिए उसको, 2 - 1, 1 की और नीड है। R3 की बात करें, R3 टोटल चाहिए मैक्सिमम 1, 1 एलोकेटेड 0 है तो 1 का 1 चाहिए। इतनी बात समझ में आई सबको? क्लियर है या नहीं है बताओ? यस सर। ठीक है, तो बेटा देखो, ये हो गई मैक्स, ये हो गया एलोकेटेड, ये हो गया नीड। तो मैक्स का मतलब ये हुआ कि आपको कितने मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहिए अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 3 रिसोर्सेज, R1, R2, R3, ठीक है, और R1 आपका हो सकता है प्रिंटर हो, R2 आपका हार्ड डिस्क हो, R3 आपका क्या कहते हैं टैब ड्राइव हो, ठीक है, या रजिस्टर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं आपको मैक्सिमम चाहिए R1 5, R2 चाहिए 2, R3 चाहिए 1 और एलोकेटेड 2 1 0 है। तो जितना आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे उतनी उसकी नीड हो जाएगी। तो ये मुझे समझ में आ गया, मैक्स मतलब कितना रिक्वायर्ड है, एलोकेशन मतलब आपको कितना एलोकेटेड है, एलोकेटेड में से या आप ऐसा बोल सकते हो मैक्स में से एलोकेटेड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो नीड निकल जाएगी। देखो नीड क्या होगा, मैक्सिमम मतलब 5 है चाहिए मुझे और 2 एलोकेटेड है, तो 5 - 2 नीड कितने की हो गई, 3 की। ये देखो ये हो गया नीड। और उसके बाद आपका जो प्रोसेस है, अगर सारे के सारे रिसोर्सेस अगर उसको मिल जाते हैं बेटा, तो क्या दिक्कत है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाहर चला जाएगा, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात? तो ये टर्मिनोलॉजीज थी, अगर आप देखो तो सर? आप, हाँ जी बेटा बोल बेटा बोल। सर मैथ्स में समझ आ गया। मैक्स नहीं समझ में आया। एक प्रोसेस को एक कितने रिसोर्स की जरूरत है, जैसे R1 जो है उसके 5 इंस्टांसेस उसको मैक्सिमम चाहिए, 5 इंस्टांसेस। एक्चुअली में बैंकर्स एल्गोरिथम में क्या होता है ना, आपको जो कहना चाहिए प्रोसेस की रिक्वेस्ट की क्लेम जो होती है ना, वो आपको पहले करनी पड़ती है। स्टैटिक होता है, स्टैटिक मतलब आपको बताना पड़ता है कि मुझे प्रिंटर 5 प्रिंटर चाहिए होंगे, मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे 4 टैब ड्राइव चाहिए, मुझे बताना पड़ेगा मुझे 4 रजिस्टर चाहिए, मतलब स्टैटिक एलोकेशन होता है। मुझे पहले से बताना पड़ेगा मेरी नीड कितनी है, मतलब मैंने बोला मुझे 5 प्रिंटर चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम मुझे एलोकेट कितने हो पाए, एक टाइम पे केवल 2 ही हो पाए, तो जरूरत कितनी और की है, 3 प्रिंटर और चाहिए, सीधी सी बात। तो 5 मतलब मैक्सिमम कितना चाहिए, टोटल मुझे मिल कितना पाया, हो सकता है अवेलेबल 2 ही हो तो मुझे 2 ही मिल पाया, तो एलोकेटेड 2 हुआ। तो जरूरत कितने की है, 5 - 2 3 की जरूरत है। क्योंकि ये बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है, इसमें पहले हमको मैक्सिमम डिमांड बतानी पड़ती है, जो डिमांड है हमें पहले बतानी पड़ती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है, तो देखिए अवेलेबल से आपको समझ में आ गया, ये आपका वेक्टर ऑफ लेंथ m का है, ठीक है। इफ अवेलेबल j = k, देयर आर k इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स टाइप rj अवेलेबल। अगर ऐसा अवेलेबल है
तो बट ओबीएस देयर आर के इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स आरजे अवेलेबल, तो बट ओबीएस आरजे का के इंस्टांसेस अवेलेबल होगा। मैक्स क्या हो गया, अगर आपका n इंटू एम मैट्रिक्स है, n इंटू एम मतलब n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो गया, m नंबर ऑफ रिसोर्सेस टाइप हो गया। तो अगर मैक्स क्या है, n इंटू एम मैट्रिक्स है, तो सीधी सी बात है मैक्स ऑफ आईजे आपका k है, देन प्रोसेस पी मे रिक्वेस्ट एट मोस्ट के इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स टाइप आरजे। इसका मतलब मैक्सिमम उसको आरजे के कितने के इंस्टांसेस चाहिए, ये मैक्सिमम हुआ। एलोकेशन क्या बताएगा कि उसको करंटली के कितने इंस्टांसेस एलोकेटेड है आरजे से, कितने एलोकेटेड है। नीड का मतलब क्या हुआ, कितने की जरूरत और है, मैक्स माइनस एलोकेशन, मैक्स माइनस एलोकेशन, कितने की जरूरत और है, मतलब मैक्सिमम 5 चाहिए थे, 3 आपके पास एलोकेटेड है, तो मतलब नीड और कितने की है, 2 की है। फिनिश का मतलब, फिनिश एक बूलियन ग्रुप वैल्यू होता है जो ट्रू और फॉल्स होता है, जो ये बताता है अगर ट्रू है इसका मतलब आपको रिसोर्सेज मिल गए हैं, ठीक है, हैज बीन एलोकेटेड द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड हैज रिलीज ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज आफ्टर यूजिंग देम। तो अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करके अपने पूरे रिसोर्सेज को रिलीज करके सिस्टम से बाहर चला जाएगा। अब जितने भी प्रोसेस हैं बेटा, जितने भी प्रोसेस हैं, अगर वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होकर अगर बाहर चले गए तो सिस्टम सेफ है, मतलब डेडलॉक नहीं आएगा। अगर कोई भी प्रोसेस की रिसोर्स की डिमांड अगर पूरी नहीं हो पाती है तो इसका मतलब सिस्टम अनसेफ है, डेडलॉक आ सकता है, ठीक है। इसीलिए बैंकर्स एल्गोरिथम आपका डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम तो है ही, डेडलॉक अवॉइड कर रहा है, ये बात तो है ही, ठीक है। इसको हम डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम भी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सिंपल सी बात है, ये भी कर पा रहे हो कि डेडलॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्यूचर में डेडलॉक होगा कि नहीं होगा, इसको भी आप डिटेक्ट कर पा रहे हो। तो इट इज ऑल्सो डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम, क्योंकि डेडलॉक डिटेक्ट कर पा रहे हो कि फ्यूचर में डेडलॉक होगा या नहीं होगा। अगर अनसेफ स्टेट में है तो डेडलॉक हो सकता है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। तो अगर हम इस एल्गोरिथम की बात करें तो हमारे पास देखो 2 वेरिएबल होते हैं, एक वर्क होता है, फिनिश होता है। वर्क में क्या होता है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने बोला R1 का 10 रिसोर्स है मेरे पास सिस्टम में, और R2 के 5 रिसोर्सेस हैं, और R3 के 3 रिसोर्सेस हैं। तो अवेलेबल कितना हो गया, 10 R1 के इंस्टांसेस हो गए, सॉरी हाँ 10 R1 के इंस्टांसेस हो गए, 5 R2 के इंस्टांसेस हो गए, 3 R3 के इंस्टांसेस हो गए। टोटल जो अवेलेबल है वो 18 है टोटल। अगर आप करंट अवेलेबिलिटी देखो तो 18 है, R1 का 10, R2 का 5 और R3 का 3, ठीक है। फिनिश i इक्वल टू फॉल्स, पहली बार हम फिनिश को फॉल्स रखते हैं फॉर i इक्वल टू 0 1, मतलब p ऑफ 0, p0, p1, p2, p3, ठीक है। तो p0 या p0, p1, p2, p3, तो ये 0 1 2 3 की बात करें, इसके लिए फिनिश हम पहले क्या कर रखते हैं, फॉल्स करके रखते हैं। क्यों फिनिश फॉल्स करके रखते हैं, कि पहले एग्जीक्यूट होगा तब इसको हम ट्रू करेंगे, ठीक है। तो हमें आई जो है ऐसा खोजना होता है जिसमें फिनिश जो है आपका आई जो है वो फॉल्स हो जाए या तो, ठीक है। जैसे कि देखो, लेट वर्क एंड फिनिश बी वेक्टर्स ऑफ लेंथ m एंड n, ठीक है। m और n का लेंथ का क्या है आपका, वर्क और फिनिश क्या है, वेक्टर्स हैं, ठीक है। इनिशियलाइज आपने क्या कर दिया, वर्क में अवेलेबल, फिनिश में कर दिया आपने फॉल्स, सबके लिए p0 के लिए फॉल्स कर दिया, p1 के लिए फॉल्स कर दिया, और p2 के लिए फॉल्स कर दिया, p3 के लिए फॉल्स कर दिया। अब आपको क्या करना है, फाइंड एन आई। फिनिश को फॉल्स क्यों कर रहे हो, फिनिश को फॉल्स इसलिए कर रहे हो क्योंकि फिनिश हुआ नहीं है, फिनिश हुआ नहीं है। अगर फिनिश ट्रू हो गया इसका मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड एन आई सच दैट जो फिनिश हो फॉल्स हो। फिर आप क्या करोगे, नीड जो है, नीड जो होनी चाहिए वो आपका लेस देन इक्वल टू वर्क होनी चाहिए। मतलब यहां मैंने नीड आपको बताया कि जैसे मान लो कोई प्रोसेस P1 था, उसके पास अभी 5 रिसोर्सेस हैं, लेकिन मैक्स रिसोर्सेस 10 चाहिए थे, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5 की जरूरत है, ठीक है। अभी जो 5 की जरूरत है, बट ऑब्वियस है ये अवेलेबल से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब नहीं तो क्या होगा, उतने रिसोर्स ही नहीं बचे तो दिक्कत होगी। तो ये जो नीड है वो वर्क से, मतलब अवेलेबल से, जो वर्क है या अवेलेबल से क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर होना चाहिए। मतलब आपकी जितनी जरूरत है उतने रिसोर्स हो भी, तो अगर हैं उससे बराबर या छोटा है, ठीक है, तो ठीक है। अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, आई एग्जिट कर जाएगा और गो टू स्टेप 4, और 4 पे जाके क्या कर देगा, फिनिश को ट्रू करेगा फॉर और आई, देन द सिस्टम इज इन सेव स्टेट, ठीक है। इसका मतलब अगर जो नीड है अगर वो वर्क से छोटा या बराबर नहीं है तब तो फिर फिनिश ही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है।
अदरवाइज मैं क्या करूंगा, वर्क को वर्क प्लस एलोकेशन करता जाऊंगा, ठीक है, और फिनिश को फिर बाद में ट्रू करूंगा जब एग्जीक्यूशन होगा। इसको एलोबरेट करने के लिए आगे के एल्गोरिथम को समझते हैं तो क्लैरिटी आएगी। देखो यहां जैसे मान लो रिक्वेस्ट है, कोई प्रोसेस पीआई है वो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, के इंस्टांसेस के, देन पीआई वांट्स के इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स टाइप आरजे। अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो बट ऑब्वियस है कि पीआई क्या चाहता है, वांट्स के इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स टाइप आरजे, आरजे के इंस्टांसेस वो चाहता है, ठीक है। अब देखो इफ रिक्वेस्ट आई, जो रिक्वेस्ट आई है अगर वो नीड आई से छोटा है, जो रिक्वेस्ट कर रहे हो आप अगर वो नीड आई से छोटा है तो आपको दूसरे स्टेप पे जाना है। मतलब अगर आपने जो रिक्वेस्ट की वो आपके जरूरत या जरूरत के बराबर है, जैसे समझो मेरी बात को, अब इसको एग्जांपल से समझोगे तो क्लियर होगा। जैसे मान लो R1 के आपके पास 10 इंस्टेंस है, R2 के आपके पास 5 इंस्टेंस है, समझते चलना, R3 के आपके पास 3 इंस्टेंसेस है, समझना, ठीक है। P1 प्रोसेस बोलता है कि P1 को मैक्सिमम R1 के 6 चाहिए, ठीक है, R2 के 4 चाहिए और R3 का 1 चाहिए, ये चाहिए, ये मैक्स है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। और एलोकेटेड कितना है समझना, P1 को एलोकेटेड कितना है, एल्गोरिथम समझाने के लिए बता रहा हूं। एलोकेटेड है इसको 2 2 0, इतना एलोकेटेड है, ठीक है। तो अगर मान लो वो रिक्वेस्ट क्या कर सकता है, अगर देखा जाए तो R1 कितनी जरूरत पड़ेगी उसको, 6 - 2 4 की और जरूरत है। तो मैं रिक्वेस्ट कितने की कर सकता हूं, मैक्सिमम कितने की कर सकता हूं, रिक्वेस्ट जो मैं कर सकता हूं वो 4 की कर सकता हूं। तो रिक्वेस्ट आई जो होगा वो नीड के या तो बराबर होगा या छोटा होगा, या मैं क्या करूंगा, अगर मैक्स है तो मैं कितना क्या करूंगा, मैं 2 की रिक्वेस्ट कर लूंगा, जैसे मुझे 4 चाहिए थे तो 2 की रिक्वेस्ट कर लूं, 2 बाद में कर लूंगा जरूरत पड़ी तो, या तो मेरा 2 में ही काम चल गया, ऐसा भी हो सकता है। तो हमेशा क्या होगा, जो रिक्वेस्ट आई होगा वो नीड आई के बराबर या छोटा होगा, अदरवाइज तो एरर जनरेट करना पड़ेगा। Otherwise, raise error condition since processes exceed its maximum claim। ये क्या कर रहा है, जो प्रोसेस है वो आपके मैक्सिमम क्लेम से एक्सीड कर जा रहा है, बिकॉज रिक्वेस्ट शुड बी लोअर देन और इक्वल टू नीड। अब अगर रिक्वेस्ट लोअर देन या इक्वल टू नीड है तो फिर हम दूसरे उस पे जाएंगे, देखेंगे कि जो रिक्वेस्ट है वो अवेलेबल के बराबर है क्या। जैसे मान लो मुझे 4 की जरूरत थी और मैंने 4 की रिक्वेस्ट की, 4 की जरूरत थी, R1 देखो 2 एलोकेटेड है, R1 ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। 2 एलोकेटेड है, 6 मैक्सिमम मुझे चाहिए, 2 एलोकेटेड है, तो 6 - 2 मुझे 4 की जरूरत पड़ी, मैंने 4 की वो की, 4 की डिमांड की, पहली कंडीशन सही, इफ रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल टू नीड आई, बिल्कुल सही। तो दूसरी कंडीशन पे जाएगा, क्या बोलेगा, रिक्वेस्ट आई लेस देन इक्वल टू अवेलेबल के बराबर है क्या, जो रिक्वेस्ट आई है मतलब जो 4 है वो अवेलेबल के बराबर है, मुझे ये देखना पड़ेगा। अब R1 के पास कितने अवेलेबल हैं, अभी देखना पड़ेगा कि R1 के पास अवेलेबल कितने हैं। अगर अवेलेबल मेरे 4 या 4 से छोटे हुए, ठीक है, मतलब सॉरी जो रिक्वेस्ट है मेरा वो अवेलेबल के बराबर हो या उससे छोटा हो। अगर मान लो अवेलेबल, सपोज दैट इसके पास अभी टोटल 4 अवेलेबल हैं और मैंने 4 की डिमांड की, चलेगा। अगर इसके बाद मान लो 5 अवेलेबल हैं और मैंने 4 की डिमांड की तो भी चलेगा, लेकिन अगर 5 अवेलेबल है 7 की डिमांड करूं तो नहीं चलेगा। तो अगर रिक्वेस्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू अवेलेबल है तो आप स्टेप 3 पे चले जाओगे, अदरवाइज पीआई को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेट क्या करेगा कि भाई ये तो मान लो 8 है, मान लो 8 है या 5 है तो मेरी रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई। और अगर मान लो मेरे को 4 चाहिए और R1 जो है वो केवल 3 ही बचा है, R1 3 ही बचा है, तो बट ऑब्वियस है मुझे वेट करना पड़ेगा कि जब तक ये 4 नहीं हो जाता है मैं तब तक वेट करूंगा। मान लो अवेलेबल जो है वो आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा है या बराबर है, तो आप 3 पे जाओगे, फिर क्या करोगे, अवेलेबल को बोलोगे अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट कर दो। मान लो 5 था, ठीक है, और मुझे 4 की जरूरत थी, तो मैं क्या करूंगा, अवेलेबल को अब क्या कर दूंगा, 5 - 4, अब अवेलेबल हो गया 1, और एलोकेशन में क्या कर दूंगा, P1 में क्या कर दूंगा, मैं 4 और ऐड कर दूंगा, मतलब 4 + 2, यहां पास इसको 6 मिल गया, तो P1 को देखो 6 मिल गया, तो P1 को 6 मिल गया, ठीक है। और नीड कितनी हो गई, नीड उसको 4 की थी, 4 का 4 मिल गया, रिक्वेस्ट 4 की नीड भी 4 की थी, अब नीड उसको 0 की है, ठीक है। और अगर मान लो केवल 2 ही रिक्वेस्ट किया उसने, तो नीड 4 की थी, रिक्वेस्ट 2 की, तो अभी भी नीड उसकी 2 की बचेगी, ठीक है। अगर मान लो नीड पूरी हो गई तो इफ सेफ द रिसोर्स आर एलोकेटेड टू पीआई,
अगर नीड पूरी हुई और रिसोर्सेस क्या हैं, फ्री हैं, सेफ हैं, तो बट ऑब्वियस है रिसोर्सेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप सेफ स्टेट में रहोगे। अदरवाइज अगर रिसोर्स नहीं मिला तो आप अनसेफ स्टेट में रहोगे। अगर अनसेफ है इसका मतलब डेडलॉक हो सकता है, अगर रिसोर्सेज नहीं मिले मतलब अनसेफ है, मतलब डेडलॉक हो सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे, यहां तक क्लैरिटी है या नहीं है? यस सर। गुड। अब इसको न्यूमेरिकल से समझेंगे तो क्लैरिटी आएगी बेटा। न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्वेश्चन गिवन रहेगा ऐसा कि जैसे 5 प्रोसेसेस हैं P1 थ्रू P5, ये P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, 5 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। इसमें आपके पास गिवन होगा, देखो ये 3 रिसोर्सेस हैं A, B और C। ये बता रहा है एलोकेशन का चार्ट, ये बता रहा है कितनी मैक्स की जरूरत है, ठीक है, अवेलेबल हम निकालेंगे, ठीक है। ये बता क्या रहा है, एलोकेशन कितना है, ये मैक्स बता रहा है। एक चीज और देखने वाली बात है कि अगर आप देखो तो यहां समझ में आ रहा है कि ए के 10 इंस्टांसेस हैं, बी के 5 इंस्टांसेस हैं और सी के 7 इंस्टांसेस हैं। तो ए के आपके पास 10 इंस्टांसेस हैं, ये ध्यान रखना। ए रिसोर्स है जिसके 10 इंस्टांसेस अवेलेबल हैं, बी रिसोर्स है जिसके 5 इंस्टांसेस अवेलेबल हैं, और सी रिसोर्स है जिसके 7 इंस्टांसेस अवेलेबल है। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूं। अगर आप देखो बेटा तो जो P1 है, P1 जो है, P1 के पास ए का एक भी इंस्टांस नहीं है, एक भी इंस्टांस नहीं है, बी का एक इंस्टांस है और सी का एक भी इंस्टांस नहीं है। वैसे ही P2 की बात करें तो P2 के पास ए के 2 एलोकेटेड है, बी का 0 एलोकेटेड है, सी का 0 एलोकेटेड है। P3 की बात करें तो P3 के पास ए के 3 एलोकेशन है, बी का 0 एलोकेशन है और सी का 2 एलोकेशन है। P4 की बात करें तो P4 के पास ए के 2 हैं, बी के 1 है और सी के 1 है, एलोकेटेड है, इसके पास हैं, इतने रिसोर्सेस हैं। और P5 के बाद ए के 0 एलोकेटेड है, बी के 0 एलोकेटेड है और सी के 2 एलोकेटेड है, सी के 2 एलोकेटेड है, ठीक है। अब बेटा है क्या, समझना मेरी बात को। अब क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है कि बात यह है कि अगर देखो तो अगर हम बात करें तो P1 की बात करें तो P1 में आप समझने की कोशिश करो कि यहां इसके पास 0 इंस्टांस है, लेकिन मैक्स क्या बताता है, मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए कितना, 7 की जरूरत है, समझते चलना, मुझे 7 की जरूरत है, ठीक है, मैक्सिमम 7 चाहिए। अगर मैक्सिमम 7 चाहिए और मेरे को एलोकेटेड कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 7 - 0 7, मुझे 7 के 7 पूरे चाहिए। अभी अब यहां देखो बी के पास एलोकेटेड 1 है लेकिन टोटल चाहिए 5, टोटल 5 चाहिए, तो आप क्या करोगे, 5 - 1 कितने और रिक्वायर्ड है, 4 की और रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सी के 0 रिसोर्सेस एलोकेटेड है लेकिन चाहिए 3, तो 3 - 0 कितने और चाहिए, मुझे 3 और चाहिए। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस और नो बोलते चलिए बेटा, ये चीज क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? रिपीट कर दो प्लीज। रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझो मेरी बात को। जैसे P2 की बात करूं मैं, P2 के पास समझो पहले एलोकेटेड कितना है, ए के 2 रिसोर्स एलोकेटेड है, बी का कोई रिसोर्स एलोकेटेड नहीं है, सी का कोई रिसोर्स एलोकेटेड नहीं है, 0 मतलब कोई भी नहीं है। डिमांड कितनी है समझते चलना, डिमांड कितनी है समझते चलना। मैक्सिमम डिमांड P2 का अगर देखें तो ए का 3 रिसोर्स चाहिए उसको, बी का 2 रिसोर्स चाहिए और सी का 2 रिसोर्स चाहिए, दिख रहा है, सी का 2 रिसोर्स चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो तो देखो 3 - 2 1, 2 - 0 2, 2 - 0 2, इसका मतलब ये हुआ ए का एक रिसोर्स मुझे और चाहिए तब मैं एग्जीक्यूट हो पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 2 तो हैं लेकिन 3 चाहिए मैक्सिमम, तो 3 - 2 1, 1 रिसोर्स और चाहिए। बी की बात करूं मैं तो बी में 2 चाहिए, 0 है मेरे पास एलोकेटेड, देखो 0 है एलोकेटेड, 0 है और 2 चाहिए, तो 2 - 0 2, 2 रिक्वायर्ड है तब मैं एग्जीक्यूट हो पाऊंगा। फिर मैं अगर बात करूं 2 - 0 फिर 2 हुआ, मतलब सी के 0 इंस्टांसेस एलोकेटेड हैं, 2 रिक्वायर्ड है, तो 2 - 0 2, इसका मतलब ये हुआ अगर P2 को एग्जीक्यूट होना है तो उसको 1 रिसोर्स ए का, 2 रिसोर्स बी का और 2 रिसोर्स सी का चाहिए और तब जाके वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो बोलिए बच्चे, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा फिनोमेना है। कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हो बेटा, कोई कंफ्यूजन है पूछना है, किसी को कोई कंफ्यूजन? यस और नो बोलना है बेटा, क्लियर है? यस सर। गुड, ठीक है। अब आगे बेटा समझते चलना, ठीक है। ये बातें तो मैं आपको समझा दी। अब इसी के बेस पे मैं क्या करूंगा,
अब मेरे पास फिर से मैं लिख लेता हूं, ए के 10 इंस्टांसेस हैं, बी के मेरे पास कितने इंस्टांसेस हैं, 5 इंस्टांसेस हैं, और सी के मेरे पास 7 इंस्टांसेस हैं। ठीक है, अब देखो एलोकेशन हो गया, मैक्स हो गया, अवेलेबल हो गया। अब मैं यहां निकालूंगा रिमेनिंग या नीड की बात करूंगा, मुझे कितने की और जरूरत है ये निकालना मुझे जरूरी है, कितने की और की जरूरत है ये निकालना मुझे जरूरी है। चलो निकालते चलो, बताते चलना मुझे। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो देखो मैं इसकी बात करूं तो यहां मेरे पास एबीसी एलोकेटेड है 0 1 और 0, यहां 7 5 3 की रिक्वायरमेंट है। तो सीधी सी बात है, मुझे ए कितने रिसोर्स और चाहिए, 7 - 0, तो 7 की जरूरत है ए की, P1 की बात कर रहा हूं। बी की 5 - 1 4 की जरूरत है, 3 - 0 3 की जरूरत है। ठीक है, वैसे ही P2 की बात करूं तो देखो 2 रिसोर्सेस ए के हैं लेकिन 3 चाहिए, तो 3 - 2 1 की नीड और है, तो 1, यहां 0 है 2 की जरूरत है, तो 2 - 0 2 की और जरूरत है, यहां 0 है 2 की और जरूरत है, तो 2 - 0 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे देखें, P3 का 302 है, 902 चाहिए। 3 ए का रिसोर्स है लेकिन 9 रिसोर्सेज चाहिए मुझे ए के, 9 इंस्टांसेस चाहिए, सॉरी रिसोर्स बोलना गलत है, 9 इंस्टांसेस चाहिए। तो मुझे कितने और चाहिए, 9 - 3 6 इंस्टांसेस और चाहिए। 0 - 0 0 इंस्टांसेस, 2 - 2 0 इंस्टांसेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेटा, तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, अगर देखो एलोकेटेड की बात करें, एलोकेटेड की बात करें तो एलोकेटेड क्या है, 2 1 1, मेरे को ए का 2 रिसोर्स एलोकेटेड है, बी का 1 रिसोर्स एलोकेटेड है, और सी का 1 रिसोर्स एलोकेटेड है, 1 इंस्टांस एलोकेटेड है, सी रिसोर्स का 1 इंस्टांस एलोकेटेड है। चाहिए कितने, ए के 4 इंस्टांसेस चाहिए, बी के 2 इंस्टांसेस चाहिए, सी के 2, तो रिक्वायर्ड कितने हैं, 2 थे, 4 चाहिए, तो 4 - 2 2 की रिक्वायर्ड है। चलो अच्छी बात है, 2 - 1 1 की रिक्वायरमेंट है, 2 - 1 1 की रिक्वायरमेंट है, सेम इसमें 5 - 0 5 की रिक्वायरमेंट है, 3 - 0 3 की रिक्वायरमेंट है, 3 - 2 1 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक बात बताओ, मुझे P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए 7 ए के 7 इंस्टांसेस, बी के 4 इंस्टांसेस और सी के 3 इंस्टांसेस की जरूरत है। P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए ए के 1, बी के 2 और सी के 2 इंस्टांसेस की जरूरत है। P3 को एग्जीक्यूट होने के लिए ए के 6, बी के 0 और सी के 0 इंस्टांसेस की रिक्वायर्ड है। P4 को एग्जीक्यूट होने के लिए ए के 2, बी के 1, सी के 1 इंस्टांसेस की जरूरत है, और P5 को एग्जीक्यूट होने के लिए ए के 5, बी के 3 और सी के 1 इंस्टांसेस की जरूरत है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, बोलिए बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छी बात है, यहां तक बातें समझ में आ रही है बेटा, एक बार समझने की जरूरत है, फिर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बेटा जितने रिसोर्सेज आपके एलोकेटेड है ऐड तो कर दो, कितने रिसोर्सेज, जे देखो क्या है, आपके पास टोटल रिसोर्सेज कितने हैं, ए बी सी कितने इंस्टांसेस हैं, ए के 10 इंस्टांसेस, बी के 5 इंस्टांसेस और सी के 7 इंस्टांसेस। इट मींस टोटल इंस्टांसेस 10 + 5 + 7 22। और अगर इसको मैं बाइफरकेटेड वे में बोलूं तो ए के 10 इंस्टांसेस अवेलेबल हैं, बी के 5 और सी के 7। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा कि मेरे पास 10 इंस्टांसेस ए के अवेलेबल हैं और बी के 5 अवेलेबल हैं और सी के 7। क्यों, क्योंकि कुछ तो एलोकेटेड भी हो गए, ये कुछ एलोकेटेड भी है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि कुछ एलोकेटेड है। ओके बेटा, कोई बात नहीं, इनको ऐड करते हैं। चलो सी के पूरे ऐड करो, 0 + 0 0 + 2 2 + 1 3 + 2 5। अब देखो क्या होगा, 1 + 1 2, 0 + 2 2 + 3 5 + 2 7। तो देखो ए के 7 इंस्टांसेस यहां से समझ में आ रहा है कि ए के जो 7 इंस्टांसेस हैं वो तो ऑलरेडी एलोकेटेड हैं, बी के जो 2 इंस्टांसेस हैं वो ऑलरेडी एलोकेटेड हैं, और सी के 5 इंस्टांसेस ऑलरेडी एलोकेटेड हैं। तो मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं यहां से क्या करूंगा, 10 - 7 कर दूंगा, बिकॉज ए ने क्या किया हुआ है, अपने 7 इंस्टांसेस तो एलोकेट करके रखे हुए हैं। 7 इंस्टांसेस आर ऑलरेडी एलोकेटेड टू डिफरेंट प्रोसेसेस। इट मींस ए का केवल 3 इंस्टांस बचा हुआ है। बी की बात करो, 2 इंस्टांसेस ऑलरेडी एलोकेटेड है, 5 थे मैक्सिमम, तो 5 - 2, तो ये हो गया 3। अब सी की बात करें, 5 इंस्टांसेस ऑलरेडी एलोकेटेड है, तो 7 - 5, ये कितना हो गया, 2।
तो देखो, अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इंस्टांसेस अवेलेबल कितने हैं? तो ये अवेलेबल में जाओ और लिख दो ए का 3, बी का 3 और सी का 2। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ मुझे। बोलो बच्चे, बोलो बेटा। नो सर। ठीक है, दूसरी बात अब समझते चलना, डेडलॉक है या नहीं है कैसे पता चलता है? डेडलॉक है तो मतलब अनसेफ हो गया, मतलब कोई ना कोई प्रोसेस का रिक्वेस्ट जो है फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। और सारे प्रोसेस अगर का रिक्वेस्ट अगर फुलफिल हो जाता है, मतलब प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो सेफ होगा। और जो सीक्वेंस एग्जीक्यूशन का हुआ उसी को हम बोलते हैं सेफ सीक्वेंस। और ध्यान रखना, सेफ सीक्वेंस हर बंदे का अलग अलग आ सकता है, डिफरेंट सेफ सीक्वेंसेस हो सकते हैं। क्यों? समझो मेरी बात। मैं क्या आपको बोलूंगा कि मैं जो प्रोसीजर फॉलो करता हूं, अगर आप देखो तो मेरा प्रोसीजर फॉलो करने का तरीका क्या है कि मैं क्या करता हूं, टॉप टू डाउन क्या करूंगा, चेक करूंगा, सबको एक एक करके चेक करता जाऊंगा। आप चाहो रेंडमली भी रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हो। जैसे अगर मैं बताऊं, समझो मेरी बात को, जैसे मेरे पास ए के 3 अवेलेबल है, बी के 3 अवेलेबल है और सी के 2 अवेलेबल है। अब मैं एक एक को चेक करूंगा किसकी नीड पूरी हो रही है। तो देखो, P1 की नीड पूरी हो रही है क्या? 743। P1 को ए के 7 इंस्टांसेस चाहिए, मेरे पास 3 ही हैं, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका तो मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं P2 की बात करूं, तो P2 को ए के 1 इंस्टांस चाहिए, ए का 1 इंस्टांस चाहिए, मेरे पास अवेलेबल कितना है? 3। तो दे पाऊंगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब यहां देखो, बी का 2 इंस्टांस चाहिए उसको, मेरे पास 3 है, बिल्कुल दे दूंगा, क्योंकि छोटा हो या बराबर हो, जो नीड है वो हमेशा अवेलेबल से छोटा है या बराबर होगा, तो मैं फुलफिल कर पाऊंगा। ये ध्यान रखना, नीड इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू अवेलेबल, इट मींस आई विल फुलफिल द रिक्वेस्ट। ठीक है, 2 जो है, देखो अब मेरे पास जो तीसरी चीज चाहिए, सी के 2 इंस्टांस चाहिए, है मेरे पास 2 इंस्टांस, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरा बंदा ये भी बोल सकता है मैं P4 को एग्जीक्यूट कर दूं, P4 की भी नीड फुलफिल हो रही है। देखो, P4 में ए के 2 इंस्टांसेस हैं, मेरे पास 3 है, चलेगा। इसको बी के 1 इंस्टांस ही, मेरे पास 3 है, दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास इसको सी के 1 इंस्टांस ही, मेरे पास 2 है, तो कोई चाहे तो P3 से स्टार्ट कर दे, तो उसका सेफ सीक्वेंस में P3 पहले आए। लेकिन मैं एक नॉर्मल फिनोमेना क्या करता हूं, अप से डाउन जाऊंगा, फिर ऊपर से अप से डाउन जाऊंगा। ठीक है, मैं इसको फॉलो करता हूं, तो मैं इसलिए अप टू डाउन जाऊंगा। लेकिन कोई दूसरा भी रैंडम ऑर्डर फॉलो कर सकता है, जिसको जो मना है। मतलब P4 को अगर पहले एग्जीक्यूट कर दे तो भी दिक्कत नहीं है। तो सेफ सीक्वेंसेस इसलिए डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, अच्छी बात है, यहां तक तो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बोला P2 का मैं डिमांड पूरा कर सकता हूं, मैं करूंगा। तो P2 की बात करें, P2 के वक्त मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं 332, नीड इसकी है देखो तो 122। मैंने बोला मैं प्रोवाइड करता हूं आपको 122, मेरे पास अवेलेबल है। तो 2 - 2 0, 3 - 2 1, 3 - 1 2। तो अब मेरे पास कितना बच गया देखोगे तो, जब मैंने P2 को रिसोर्स एलोकेट कर दिया तो मेरे पास रिसोर्सेज अभी भी 210 बचे हैं। ठीक है, अब P2 क्या होगा, प्रॉपरली अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि मैंने उसको रिसोर्सेज अवेलेबल करा दिए, और एग्जीक्यूट करने के बाद सिस्टम से बाहर चला जाएगा। तो P2 आउट हो गया, सिस्टम से बाहर चला गया। इस बात को ध्यान रखना, जैसे ही सिस्टम से बाहर जाएगा, अपने पूरे रिसोर्स रिलीज कर देगा। पूरे मतलब मैक्सिमम वाले यही होते हैं पूरे, 322 को रिलीज कर देगा। देखना, तो इसमें से मैं 322 को ऐड कर देता हूं, क्योंकि 322 को उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 3 5, नया रिसोर्स अवेलेबिलिटी मेरे पास आ गया 532, करंट अवेलेबिलिटी, पुराना खत्म। अब मेरे पास अवेलेबल क्या है, 532, मतलब 5 ए के इंस्टांसेस, 3 बी के इंस्टांसेस, 2 सी के इंस्टांसेस अवेलेबल हैं। अब मैं बोला ना, मैं रैंडमली चेक कर सकता हूं, लेकिन मैं रैंडमली नहीं चेक करता, मैं एक सीक्वेंस को फॉलो करता हूं। आप चाहो रैंडमली भी ले सकते हो, इसीलिए अलग अलग सीक्वेंस आ सकता है। ठीक है, तो मेरा पहला एग्जीक्यूशन हो गया P2 का। देखो, P2 सबसे पहले एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, P3 को चेक करूंगा, इसको चाहिए 6 ए के, मेरे पास तो 5 ही है, तो मैं इसको तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। आगे बढ़ता हूं, P4, इसको ए के 2 चाहिए, मेरे पास 5 अवेलेबल है, कर दूंगा। बी के 1 चाहिए, मेरे पास 3 अवेलेबल है, कर दूंगा। सी के 1 चाहिए, मेरे पास 2 अवेलेबल है, कर दूंगा। तो उसके बाद मैं
देखो तो उसके बाद मैं P4 को एग्जीक्यूट करूंगा, P4 भी अपना प्रॉपर एग्जीक्यूशन करेगा, सिस्टम से बाहर चला जाएगा। तो P4 की बात करें तो मेरे पास 532 था अवेलेबल और इसको मैंने दे दिया 211 रिसोर्सेज। तो मेरे पास बचा कितना, 211 को सब्ट्रैक्ट करो तो 2 - 1 1, 3 - 1 2, 5 - 2 3। ठीक है, अब मेरे पास बचे हैं 321। अब मेरे पास 321 बचा है। जैसे ही एक कंप्लीट होगा तो ये अपने पूरे रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा, 422 को रिलीज कर देगा, क्योंकि बाहर गया सिस्टम से तो रिसोर्सेज रिलीज कर देगा, इसका काम हो गया। तो अब ये 422 को ऐड कर दो, तो 2 + 1 3, 2 + 2 4, 4 + 3 7। अब करंट अवेलेबिलिटी हो गई मेरे पास 7 7 4 3, एक करंट अवेलेबिलिटी हो गई और P4 एग्जीक्यूट हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चा, क्लियर है या नहीं है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं, इसलिए नीचे जा रहा हूं। कोई चाहे तो अभी आप P1 को एग्जीक्यूट करा दे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको 743 चाहिए, मेरे पास भी 743 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक सीक्वेंस फॉलो करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अब नीचे वाले को चेक करूंगा। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, तो इसलिए सेफ सीक्वेंसेस अलग अलग आ सकते हैं। अब मैंने बोला मैं P5 को चेक करता हूं, इसको A के 5 चाहिए, मेरे पास है 7 है, B के 3 चाहिए, मेरे पास 4 है, C के 1 चाहिए, मेरे पास 3 है, तो बिल्कुल रिक्वेस्ट पूरी होगी। अब अगला आता है P5 का नंबर। P5 अब एग्जीक्यूट होगा और टर्मिनेट हो जाएगा, सिस्टम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, P5 के वक्त मेरे पास 743 थे, इसमें से मैंने उसको 531 रिक्वेस्ट दे दिए, रिसोर्सेज दे दिए। ठीक है, इंस्टांसेस दे दिए, सॉरी रिसोर्सेज नहीं, इंस्टांसेस। ठीक है, तो इंस्टांसेस दे दिए, 3 - 1 2, 4 - 3 1, 7 - 5 2। तो मेरे पास बचे कितने, 212। तो मैं यहां लिख लेता हूं P5 के वक्त अब मेरे पास बचे हैं 212। लेकिन जैसे ही P5 एग्जीक्यूट हुआ अपने रिसोर्सेज छोड़ देगा ना, रिसोर्सेज रिलीज करेगा। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगा 533 को। जैसे ही 533 को रिलीज करूंगा, रिलीज होगा, ऐड कर दूंगा इसको। 3 + 2 हो गया 5, 3 + 1 हो गया 4, 5 + 2 हो गया 7। तो अब 745, अगला जो हुआ मेरे पास वो आ गया 745। चलिए अच्छी बात है। ठीक है, अब यहां देखो मेरे पास P2 रिलीज हो गया, P4 रिलीज हो गया, P5 भी रिलीज हो गया। अब मैं फिर से ऊपर से चेक करूंगा। ठीक है, मैं क्योंकि एक सीक्वेंस फॉलो करता हूं, तो P1 चेक करूंगा। P1 को चाहिए 743, मेरे पास है 745, बिल्कुल फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब क्या करूंगा, P4 के बाद यहां देखो मैंने P5 लिख दिया, P5 एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब आएगा P1 की बारी। P1 आएगा, जैसे ही P1 आया उसको 7 दे दिया मैंने रिसोर्स, इंस्टांसेस ए के, 4 इंस्टांसेस बी के, 3 इंस्टांसेस सी के। तो अब मेरे पास कितना बचा, 2 0 0। ठीक है, P1 के वक्त मेरे पास कितना बचा, देखो P1 के बाद बचा 0 0 2। लेकिन बेटा जब P1 आपका टर्मिनेट हो जाएगा तो अपने रिसोर्सेज रिलीज कर देगा, तो इस रिसोर्स को रिलीज कर दो। तो अब मेरे पास करंट रिलीज क्या हो जाएगा, 753। इट मींस 3 + 2 5, 5 + 0 5, 7 + 0 7। तो अब मेरे पास करंट अवेलेबिलिटी हो गई 755। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अब मेरे पास करंट अवेलेबिलिटी हो गई 755। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। अब बेटा हुआ क्या, अब देखो जब मेरे पास 755 अवेलेबल हो गया तो अब मेरे पास बचा ही कौन सा, P3 है, और इसको 600 चाहिए। मेरे पास अवेलेबल है क्योंकि 7 इंस्टांसेस है ए के, इसको 6 चाहिए, बाकी कुछ चाहिए ही नहीं। तो अब अगला होगा P3 एग्जीक्यूट, और इसको मैंने दिया 600। तो बट ऑब्वियसली अवेलेबल हुआ 1 5 और 1। ठीक है, 1 5 1। जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अपने पूरे रिलीज कर देगा। तो देखो P1 के पास यहां अगर आप देखो, ठीक है, यहां आपका क्या हो रहा है, P3 एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, यहां आपका P1 एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद P3 आ रहा है। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। तो अब P3 जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो 151 बचा है। ठीक है, तो P3 जब एग्जीक्यूट हुआ तो 151 बचा। ठीक है, अब 151 में जब ये रिलीज होगा, जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसके रिसोर्सेज रिलीज होंगे। 902 ऐड कर दो, 902। जब आप इसको ऐड करोगे तो देखो 2 + 1 हुआ 3, 5 + 0 हुआ 5, 9 + 1 हुआ 10, 1053। ठीक है, 1053। अब अगर आप 1053 देखोगे तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ मिस हो गया, तभी ये 1053 आ रहा है। 755 और 600 वाले में। हाँ ठीक है, अब यहां देखो क्यों, क्योंकि यहां देखो अगर मैंने यहाँ P3 को किया तो यहाँ 600, तो 5 - 0 5 होगा, ये गड़बड़ किया मैंने। ठीक है, 5 - 0 5 होगा, तो ये क्या होना चाहिए, 155। ठीक है, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7।
5 + 2 7 हुआ, 5 + 0 5 हुआ, और 1 + 9 10 हो गया। इससे आप मैच भी कर सकते हो। आपके पास टोटल इंस्टांसेस ए के थे 10, देखो आ गया लास्ट में, बी के थे 5 आ गया लास्ट में, सी के थे 7 तो ये आ गया लास्ट में। तो आपके पास 10, 5 और 7 इंस्टांसेस लास्ट में आ गए, और पूरे के पूरे प्रोसेस आपके क्या हो गए, टर्मिनेट हो गए, सिस्टम से बाहर हो गए। इसका मतलब सेफ स्टेट में है, नो डेडलॉक, नो डेडलॉक। ठीक है। अब लेकिन मैं इसमें अगर बताऊं, अगर मैं यहाँ P3 सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ, सपोज दैट जब P3 एग्जीक्यूट हो रहा था तो आपके पास देखो 755 था लास्ट में, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपका जो आया P3 एग्जीक्यूट होने के बाद 1057, लेकिन अगर P3 के पहले की बात करें तो 755 था। अब इसमें देखना, एक क्वेश्चन समझना, सपोज दैट ऐसा होता है कि 755 आया आपका जब P1 एग्जीक्यूट हुआ तो, ठीक है, क्योंकि आपका सीक्वेंस क्या हुआ, P2 P4 P5 P1 P3, और ये कहलाएगा आपका सेफ सीक्वेंस, यही कहलाएगा आपका सेफ सीक्वेंस। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसको अगर मान लो 8 की जरूरत होती, ऐसा मान लो मैं 800, और आपके पास P1 एग्जीक्यूट होने के बाद रिसोर्स कितने हुए 755, ए के कितने इंस्टांस चाहिए इसको 8, आपके पास कितने हैं 7, और अब कोई प्रोसेस भी नहीं है जिसको मैं चेक करूं कि कुछ रिसोर्सेज में चेंज आ पाए, इंस्टांसेस में चेंज आ पाए, अब ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब मैं इसके P3 के रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं, तब ये हो जाता अनसेफ में, तब ये कहलाता अनसेफ में। अगर ये 8 होता तो अनसेफ होता। ऐसे जो मैंने एग्जांपल बताया उसमें आपका सेफ सीक्वेंस क्या आ रहा है, P2 P4 P5 P1 P3, इट मींस आपका पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, सेफ सीक्वेंस है, डेडलॉक नहीं आएगा। लेकिन मैंने अगर बताया कि 6 के जगह अगर मैंने 8 कर दिया होता तो आपका P3 का रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होता, तो अनसेफ होता और वो डेडलॉक होता। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है।